अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का पहला स्टेज खत्म हुआ, दूसरा स्टेज की शुरुआत हुई और चारों तरफ मौत का हाहाकार सा छाने लगा। दूसरा स्टेज खत्म ही होने वाला था कि तभी केंद्र की एक गाइडलाइन भी जारी हुई कि कोरोना की हो सकता है तीसरी लहर भी आ सकती है, और जिसके लिए उन्होंने सभी राज्यों को अलर्ट होने के लिए कहा। कोरोना की तीसरी लहर आखिर क्या है और किन लोगों पर ज़्यादा ये प्रभावित पड़ेगी, इस संबंध में हमारे साथ एक सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो बताएंगे कोरोना की तीसरी लहर आखिर क्या है और किन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मैं डॉक्टर MN मिश्रा, पीडियाट्रिशियन हूँ, यहाँ डॉक्टर SPM सिविल हॉस्पिटल में। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे तो जैसे पहली और दूसरी लहर में भी बच्चे प्रभावित हुए, बड़े भी प्रभावित हुए, इसी तरह से तीसरी लहर में भी ऐसा नहीं कि बड़ों पे इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ भी प्रभाव डाल सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि बच्चे ज़्यादा इफेक्टेड हैं। तो क्या मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि अब एज का जो कैटेगरी बनाया गया था वो ख़त्म हो जाएगा? यानी पहले केस में जो था कि 40 प्लस के जोड़ा गया था, दूसरी जब लहर आई तो उसमें 18 प्लस हो गया, तो यानी अब तीसरी लहर में एज की लिमिट खत्म हो जाएगी। यानी आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं? आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं। देखिए, वैक्सीनेशन के लिए अभी हमारे पास बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल स्टेज में वैक्सीन है, अभी बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जैसे ही वो आ जाएगी तो तीसरी लहर से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, वैक्सीनेशन लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। वैक्सीनेशन के अलावा भी ऐसे बोला गया था, पहली लहर जब आई तो इसमें गाइडलाइन जारी की गई, 40 प्लस के जितने लोग हैं वो सावधान रहें। दूसरी लहर में फिर ये हुआ कि 18 प्लस लोगों को सावधान किया गया था, जिनके लिए वैक्सीनेशन भी कराया गया था। तीसरी लहर में अब बच्चे आ गए हैं, तो यानी अब एज की लिमिट खत्म हो चुकी है। पहले भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहा गया था कि बड़े ही सावधान रहें, बच्चे ना सावधान रहें। पहले भी सबको ही प्रोटेक्शन लेना था, अभी भी सबको ही प्रोटेक्शन लेना। तो इस तीसरी लहर में और दूसरी लहर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। पहली लहर में भी बच्चे प्रभावित हुए, दूसरी में भी प्रभावित हुए, लेकिन तीसरी में संभावना है कि ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे ही आएगा, तो इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अच्छा, अगर बच्चों की बात करें तो लगभग किस तरह के बच्चे और किस उम्र के बच्चों में ज़्यादा ये घातक सिद्ध हो सकता है, किस तरह के? देखिए, जो बाहर निकलते हैं, जो बच्चे एक्टिव हैं, जैसे 12 से 18 वाला जो एज ग्रुप होता है, इसमें बच्चे आउटडोर गेम्स और स्पोर्ट्स, इसके अलावा घूमना टहलना ज़्यादा करते हैं, तो उन पे इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन बाकी और दूसरे बच्चे भी जो हैं, जो और छोटे बच्चे हैं, उन पे भी इफेक्ट हो सकता है। जैसे मतलब किस तरह से, अगर कोई दूध पीता कोई बच्चा है, अभी जल्दी पैदा हुआ है, तो जाहिर है तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा माँ बाप को डर लगेगा कहीं मेरा बच्चा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो किस तरह के बच्चे हैं जो उनको सावधानी के लिए रखा जा सकता है? देखिए, इसमें अगर दूध पीता बच्चा है तो उसमें सावधानी माँ बाप को ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बच्चा तो कोई उस समय सावधानी रख नहीं पाएगा, माँ बाप को ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्फेक्शन के जो कैरियर होंगे वो माँ बाप ही होंगे, वो उन्हीं के थ्रू बच्चे तक इन्फेक्शन जाएगा, वरना दूध पीता बच्चा खुद से तो बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए माँ बाप को सावधान रहना पड़ेगा कि वो इन्फेक्शन ले जाके बच्चे तक न फैलाएं। अच्छा, साथ ही इसी बता दूं कि ये जैसे जो बच्चे हैं, क्या इन पे कुछ प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? कि वही कि बच्चे जो हैं छोटे मास्क नहीं लगा सकते हैं वो, ठीक है, ना ही वो ज़्यादातर उनको हम हाथ से सैनिटाइज कर सकते हैं, या भी जानते हैं। तो क्या ऐसा हम उनको करके पूरा दिन क्या घर ही के अंदर रखें, और घर में भी किस तरह की सुविधाएँ बच्चों को दिया जाए ताकि वो इन जो कोरोना जैसी तीसरी लहर आने वाली इससे बचे रहे? देखिए, जो बड़े बच्चे हैं उनमें मास्क और जो 2 गज की दूरी, आप तो 10 मीटर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये दूरी और मास्क ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि घर के वो व्यक्ति जो स्वयं बाहर जाते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, और बच्चों को ज़्यादातर टाइम घर के अंदर ही रखें। ज़्यादातर टाइम क्या, अगर जिस समय इन्फेक्शन का माहौल हो, कोशिश करें कि पूरी तरह बच्चे घर के अंदर रहें, और जो बड़े बाहर जा रहे हैं वो आएँ तो अपने आप को एक कमरे में आइसोलेट करके रखें, बच्चों से संपर्क कम करें। अच्छा, मतलब ये है कि वही बच्चों से घर का जो सदस्य बाहर जाते हैं वो दूरी बना कर रखें। अच्छा, दूसरा ये चीज़ बताइए कि मान लीजिए अगर जो केसेस अगर थर्ड स्टेज आता है, बच्चे उसमें संक्रमित होते हैं, तो किस तरीके की समस्या बच्चों में आ सकती है? जैसे अभी थर्ड स्टेज में ज़्यादातर लोगों को सांस की दिक्कत हुई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, जिसमें काफ़ी लोग की मौतें भी गई, तो क्या इस तरह की ऑक्सीजन की प्रॉब्लम बच्चों में भी हो सकती है?
बीमारी लगभग एक जैसे ही प्रेजेंट करेगी, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। जो बड़ों में जो समस्याएं आ रही हैं, इसी तरह की समस्याएं बच्चों में भी आएंगी। लेकिन जैसे हम लोगों ने देखा, पहली लहर में ज़्यादातर लोगों को सांस की बीमारी, बुखार, इस तरह की चीज़ें थी। दूसरी लहर आते आते डायरिया, वोमिटिंग की कंप्लेंट के साथ भी लोग आने लगे। अब तीसरी लहर में हो सकता है वायरस का प्रेजेंटेशन कुछ थोड़ा बहुत बदल जाए, लेकिन समस्याएं यही होंगी जो बड़ों में हैं वही बच्चों में भी आएंगी। अब बात करें अगर वैक्सीनेशन की, तो क्या सरकार इसमें बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीनेशन की तैयारी कर सकती है? बच्चों की वैक्सीन इस समय ट्रायल स्टेज में है। जैसे ही उसका ट्रायल कंप्लीट होगा और उसकी सेफ्टी प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी, तो हम लोग इमीडिएट बच्चों में वैक्सीनेशन करेंगे। अगर चूँकि थर्ड स्टेज को लेकर बात करें तो काफ़ी बच्चे में, परिवारों में डर बैठेगा। अगर बाई चांस आप इस केसेस की शुरुआत हो जाती है, तो इसमें आपके हॉस्पिटल और आपकी तरफ से क्या कुछ खास तैयारी रहेंगी खास बच्चों के लिए? देखिए, हम लोग तो हमेशा से हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। हमारे हॉस्पिटल में पूरी प्रिपरेशन है। जैसे हम लोगों ने बड़ों को हैंडल किया, बच्चों को भी हैंडल कर लेंगे। हमारा हॉस्पिटल तो तैयार है। पेरीफेरी के हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चों के लिए अभी सुविधाएं उतनी नहीं है, जो तैयारी चल रही है, और बहुत जल्दी हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। देखिए, मैं वैसे ये चीज़ बता दूं कि इस वक्त हम ऑलरेडी उस रूम में हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाएगा, उनको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको इस रूम को। आप रूम को देखिए, ये वो रूम है। इसमें लगभग 11 बेड अभी भी हैं अवेलेबल, कि अगर इसमें बच्चे कोई आता है तो उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बाकी मैं सीनियर डॉक्टर से इतना ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा वो ब्रीफ करें कि अगर बच्चा यहाँ पर आता है तो यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है जो उनको प्राथमिकता में पहले दिया जाएगा? देखिए, ये हमारा इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पे तो बच्चा जब सीरियस, ज़्यादा गंभीर होगा तभी आएगा, वरना बच्चे हमारे नॉर्मल वार्ड में जाएंगे। वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या तो प्राथमिक उपचार जो है प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वो देंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, और फिर भी अगर ज़्यादा गंभीर बच्चे होंगे तो उनको फिर हम यहाँ लेकर के बाईपैप, सीपैप, या ज़रूरत पड़ेगी तो वेंटिलेटर की सहूलियत देंगे। इस रूम में किस चीज़ क्या अवेलेबल है, सुविधाएं दी हैं इस रूम में? हमारे सारी चीज़ें, जैसे क्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर का सेटअप भी है, बाईपैप भी है, सीपैप भी है, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मोड पे ले लेंगे उनको। तो कोरोना जैसे काल में आप इतना अच्छा व्यवस्था पहले से तैयारी कर रखी है, लेकिन एक चीज़ ये मैं जानना चाह रहा हूँ, तो अगर छोटे बच्चे हैं, बाई चांस वो इस तरह केसों में आते हैं, उनके माँ बाप भी दोनों फंस जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बच्चा भी पॉजिटिव हो, कोविड में जा रहा है, और मदर भी कोविड में जा रही है, तो काफ़ी डिफिकल्ट केस हो जाएगा इससे बचाने में लेकर। तो कैसे इसको हैंडल करेंगे आप? देखिए, बहुत छोटे बच्चों पे तो हम लोग पेरेंट्स को ऐसे भी नहीं अलाउ करते हैं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारा स्टाफ ही उन बच्चों को देखता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी ही होगी, हम करेंगे। मैम, लगभग केंद्र सरकार ने तीसरी लहर को लेकर जो एक तीसरी लहर के बारे में बताया, जिसमें कि सभी राज्यों को अलर्ट होने का भी बोला गया है। क्योंकि झलकारी भाई हॉस्पिटल एक महिलाओं को लेकर है, ज़्यादातर यहाँ छोटे बच्चों का ही प्रसव भी बहुत हुए हैं, तो यहाँ छोटे बच्चों को लेकर कैसे क्या यहाँ पर सावधानियाँ रखी जाएगी? देखिए, सरकार के द्वारा निर्देश आए हैं और गाइडलाइंस बन रही हैं कि जो इस बार की तीसरी लहर है वो मतलब कि 18 से नीचे वाले वर्ग में संभावित है, उनके को प्रभावित करेगी। तो इसको लेते हुए जो है वो सरकार चाह रही है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने तरफ से पूरी तैयारी रहे। तो लखनऊ में चूँकि झलकारी बाई में छोटे बच्चों को देखा जाता है, तो हमारी भी पूरी तैयारी रहेगी कि हमारे यहाँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन का पूरा इस्तेमाल होता है, बच्चों के डॉक्टर भी हैं। तो वो अगर कोई भी इस तरह के पेशेंट आएगा तो उसको हम अटेंड करेंगे। हालांकि हमारा ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन फर्स्ट एड तो हम अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हम जो है आगे के लिए उसको जो है कोविड हॉस्पिटल में ही भेजेंगे। लेकिन उसके लिए हॉस्पिटल में तैयारियां क्या हैं, बाकी इस तरह के केसेस ना हो, क्योंकि इसमें कई एडमिट भी होंगी महिलाएं, तो महिलाएं एडमिट रहती हैं और उनके हम जो भी महिलाएं एडमिट होती हैं उनकी हम पहले कोरोना जांच कराते हैं, रैपिड एंटीजन भी कराते हैं और RT-PCR। सभी महिलाओं की ये दोनों जांचें हो रही हैं और उनके तीमारदारों की भी रैपिड और RT-PCR हो रहा है, और उसमें जो भी पॉजिटिव घनात्मक पाए जाते हैं उनको फिर हम कोविड हॉस्पिटल भेज देते हैं।
मतलब छुट्टी मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि पब्लिक भी जानना चाहती है आखिर किस तरह के बच्चों पर कोविड ज़्यादा असर कर सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि जो वैसे माल नरिश्ड बच्चे हैं, है ना, जो उनका पोषण सही नहीं है या फिर वो एक पुरानी किसी की बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं, तो ऐसे बच्चों पे कोविड का असर ज़्यादा संभावित है। तो इसके लिए लगभग माँ को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बच्चों की सुरक्षा को तो लेकर? माँ अपने बच्चों को जो है वो सही पोषण दे, सही तरह से हाइजीन उनकी मेंटेन रखे, हवादार कमरे में मतलब रहें बच्चे, उनको सही ताज़ी हवा मिले और उनके कोई सांस की बीमारी ना हो, क्योंकि सांस की बीमारी वाले बच्चे जो है वो इससे संभावित होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए पोषण, हवा, पानी, सभी चीज़ों की जो है वो बच्चों को सही तरीके से उनकी उपलब्धता रहेगी तो कोविड में प्रभाव उनका कम पड़ेगा। अगर बच्चों की बात करें तो पैदाइशी जो बच्चे हैं तो क्या उनको माँ को और बच्चों को भी थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए? जैसे कुछ दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, दूध पीते वाले बच्चों को तो ऐसा नहीं पाया गया है कि दूध पीने से जो है वो उनके उसमें कुछ ब्रेस्ट मिल्क में कुछ फ़र्क पड़ेगा, ऐसा तो अभी स्टडीज़ में नहीं आया है। तो कोविड अगर इन्फेक्टेड है मदर तो वो बच्चे को दूध पिला सकती है, मास्क लगा के बच्चे को दूध पिला सकती है। मैम एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि चूंकि कोरोना काल में ऐसे कई माएँ हैं, बच्चे हुए हैं पैदा, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल्स बंद होने की वजह से उनके जो टीकाकरण को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। हॉस्पिटल तो नहीं बंद है, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल बंद। नहीं, टीकाकरण को लेकर टीकाकरण जो हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, तो ये अभी जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है बच्चों का वो धीमी गति पे हो गया है। तो उसमें जो है सभी चिकित्सालयों में जो है वो उसको उतनी तेज़ गति से नहीं हो रहा है। और जैसे ये टीकाकरण हमारा कोविड वाला जो है वो कंट्रोल में होगा, थोड़ा कम होगा, तो फिर वो उसको तीव्र गति से डेली इम्यूनाइजेशन हो जाएगा तो कवर हो जाएंगे बच्चे। फिर भी कुछ अस्पतालों में टीकाकरण चल रहा है। तो अभी यहाँ पर है आपके? हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन लोहिया में चल रहा है। आपने देख लिया है कि लखनऊ का फिलहाल सिविल हॉस्पिटल अभी पूरी तरीके से तैयार है कोरोना की तीसरी लहर के लिए। लेकिन इतना ज़रूर बता देंगे कि केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्य पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, उसमें लखनऊ भी शामिल है। और उम्मीद मैं ये ज़रूर करूँगा कि कोरोना की तीसरी लहर की जो शक्ल है वो दूसरी लहर की तरह ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।